नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आप जानते हैं इस समय हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पर परिचर्चा कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले कि हम अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। इतना ही नहीं, आप हमारे टेलीग्राम पर इस चैनल के साथ जब जुड़ेंगे तो वहां से आपको नोट्स और किताबें और क्वेश्चन पेपर्स भी पीडीएफ प्रारूप में मिल सकेंगे। तो आप इस चैनल की सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो अब आपके स्क्रीन पर है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1760 ईस्वी में, बी है 1781 ईस्वी में, सी है 1788 ईस्वी में और डी है 1790 ईस्वी में। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था। वो तो भला हो कुछ उदार अंग्रेजों, ईसाई मिशनरियों और उत्साही भारतीयों का जिन्होंने इस दिशा में कुछ प्रयास किया, और इसी प्रयास की एक कड़ी के रूप में 1781 ईस्वी में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, जिसमें फारसी और अरबी विषयों का अध्ययन होता था। अरबी और फारसी भाषाओं के बारे में भी बात की जाती थी, भाषाएं भी सिखाई जाती थी और अरबी और फारसी के माध्यम से अन्य विषयों का भी अध्ययन अध्यापन इसमें होता था। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? 1781 ईस्वी में हुई। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी। विकल्प है लॉर्ड मैकाले, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है डेविड हेयर। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही जवाब होगा। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और कब की थी? 1781 ईस्वी में की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कलकत्ता मदरसा में किन किन भाषाओं की पढ़ाई होती थी? ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर भी बात किया था। विकल्प ए है अरबी, बी है फारसी, सी है अरबी तथा फारसी और डी है अंग्रेजी अरबी तथा फारसी। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही होगा, अरबी तथा फारसी। ये दो भाषाएं उस समय प्रमुख भाषाएं थी जिसमें कलकत्ता मदरसा संचालित होता था और इन्हीं दो भाषाओं की पढ़ाई होती थी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1778 ईस्वी, बी है 1791 ईस्वी, सी है 1798 ईस्वी और डी है 1800 ईस्वी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1778 ईस्वी में हुई थी। विकल्प ए आपका यहां पर सही है और इसकी स्थापना हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने किया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य का क्या था? संस्कृति और इतिहास की पढ़ाई, भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन को मद्देनजर रखते हुए यह महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। तो इसके माध्यम से
इस सोसाइटी में पढ़ करके लोग भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर पाते थे। तो इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1778 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोग से किया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? अभी अभी इस पर भी हमने चर्चा किया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। विकल्प ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है सर विलियम जोन्स, सी है जोनाथन डंकन और डी है डेविड हेयर। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही जवाब है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और किसके सहयोग से की थी? वारेन हेस्टिंग्स के सहयोग से की थी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1800 ईस्वी, बी है 1801 ईस्वी, सी है 1802 ईस्वी और डी है 1803 ईस्वी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और बहुत ही सरल प्रश्न भी है, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसका जवाब पता है। फिलहाल फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा देने के लिए, कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये मत भूलिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षित करना। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमने यह भी बताया था। विकल्प ए है डेविड हेयर, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है सर विलियम जोन्स। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो यहां पर आपका विकल्प बी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु किसे अपना केंद्र बनाया? अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्री रामपुर, जो इस समय कलकत्ता में है, को अपना केंद्र बनाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद करवाया था। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प ए श्री रामपुर, कलकत्ता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म प्रचार के लिए बाइबल का कितनी भाषाओं में अनुवाद करवाया था? विकल्प ए है 22, बी है 26, सी है 28 और डी है 18। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमने ये भी बताया था कि बाइबल का कितनी भाषाओं में अनुवाद करवाया गया था। तो 26 भाषाओं में अनुवाद करवाया गया था। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बिशप कॉलेज की स्थापना कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। विकल्प है 1800 ईस्वी, बी है 1810 ईस्वी, सी है 1820 ईस्वी और डी है 1830 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी, 1820 ईस्वी में बिशप कॉलेज की स्थापना हुई थी। और बिशप कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर नामक अंग्रेज अधिकारी ने कलकत्ता में की थी। तो बिशप कॉलेज की स्थापना कहां हुई? कलकत्ता में हुई। किसके द्वारा की गई? डेविड हेयर नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई। किस सन में की गई? 1820 ईस्वी में की गई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, बिशप कॉलेज की स्थापना किसने की? ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमने इस पर चर्चा किया कि बिशप कॉलेज का संस्थापक कौन था। विकल्प ए है जोनाथन डंकन, बी है डेविड हेयर, सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, डेविड हेयर ने। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जो इस क्रम में 12वां प्रश्न भी है, राजा राम मोहन राय
डेविड हेयर तथा हाइड ईस्ट के सहयोग से किस कॉलेज की स्थापना हुई? विकल्प ए है हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज जिसको अब प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा जाता है, और बी है फोर्ट विलियम कॉलेज, सी है संस्कृत कॉलेज, और डी है बिशप कॉलेज। तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1815 ईस्वी में। यह ध्यान रखिएगा, हिंदू कॉलेज जो कि आज प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक के रूप में 3 लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और हाइड ईस्ट। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। हिंदू कॉलेज अब इसको नहीं कहा जाता, अब इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज ही है। तो यह ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो 1815 ईस्वी, यह ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को भारतीय शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? विकल्प ए है 50,000 रुपए, बी है 1 लाख रुपए, सी है 2 लाख रुपए और डी है 5 लाख रुपए। वास्तव में 1813 के चार्टर एक्ट के पहले शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े बहुत परिवर्तन तो हुए, लेकिन युगांतरकारी परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 ईस्वी में किया गया, और 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करे। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। विकल्प बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न है प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता थे। विकल्प ए है एस.टी. प्रिंसेस तथा एच.एल. विल्सन, बी है मुनरो तथा एल्फिंस्टन, सी है राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर और डी है हाइड ईस्ट। बात जहां तक प्राच्य शिक्षा की है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे परिचर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वास्तव में ये प्राच्य शिक्षा क्या है और आंग्ल शिक्षा क्या है, तब तक आप इन चीजों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो लोक शिक्षा की एक सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुटों में विभाजित थे। इसमें एक गुट का नाम प्राच्य विद्या समर्थक दल था और दूसरे का नाम आंग्ल शिक्षा समर्थक दल था। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता एस.टी. प्रिंसेस तथा एच.एच. विल्सन थे। प्राच्य विद्या समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। इसका मतलब जो वहां की लोकल लैंग्वेज है, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उसी में किया जाए। लेकिन जो आंग्ल शिक्षा की बात करते थे, आंग्ल शिक्षा की नीति की बात करते थे, उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, ये सब चीजें जो है अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। अच्छा, बंबई में एक और गुट जो है सक्रिय था, जिसके नेता मुनरो और एल्फिंस्टन थे। वे पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देसी भाषा में देने की वकालत कर रहे थे। तो इस तरह से प्राच्य और पाश्चात्य या आंग्ल दो तरह के शिक्षा के गुट उस समय बन गए थे। और यहां पर प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेताओं की अगर बात की जाए तो एच.टी. प्रिंसेस तथा एच.एल. विल्सन ये 2 प्रमुख थे। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है
लॉर्ड मैकाले को लोक सेवा समिति बंगाल का प्रधान किसने नियुक्त किया? विकल्प ए है मुनरो, बी है विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लोक शिक्षा समिति के सदस्यों ने। यह विवाद जिस समय दो गुटों में बटा हुआ था, या जो दो गुट थे उनमें जो विवाद हो रहा था, उस समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को उग्र होता देख करके उसने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करने को कहा था। तो लॉर्ड मैकाले को लोक सेवा समिति बंगाल का प्रधान किसने नियुक्त किया था? विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था। और लॉर्ड मैकाले इसके पहले क्या था? वह उसके काउंसिल का विधि का सदस्य था। यह ध्यान रखिएगा। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख मैकाले मिनट कब प्रस्तुत किया? विकल्प ए है 2 फरवरी 1835 ईस्वी, बी है 10 मार्च 1836 ईस्वी, सी है 12 मई 1836 ईस्वी और डी है 18 जून 1835 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरणार्थ लेख, जिसे मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है, प्रस्तुत किया। मैकाले ने इस लेख में भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की और उसने यहां तक यह भी कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कोना भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इसी से पता चलता है कि लॉर्ड मैकाले की जो मेंटालिटी थी यहां के प्रति और यहां के साहित्य के प्रति, वह कितनी ज्यादा गिरी हुई थी। तो विकल्प ए फिलहाल यहां पर सही है, 2 फरवरी 1835 ईस्वी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कोना भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन है। चूंकि अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमने इस पर चर्चा किया था कि यह कथन किसने कहा है, तो विकल्प आपके सामने 4 हैं, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, एच.टी. प्रिंसेस और डी है एल्फिंस्टन। तो इसमें सही जवाब होगा विकल्प बी, लॉर्ड मैकाले का कथन है ये। और उसने अपने स्मरणार्थ लेख मैकाले मिनट में इस बात का प्रस्तुतिकरण किया था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कोना भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। आइए फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले का स्मरणार्थ लेख मैकाले मिनट कब स्वीकार किया गया? विकल्प ए है 7 मई 1835 ईस्वी, बी है 7 मार्च 1836 ईस्वी, सी है 2 जून 1835 ईस्वी और डी है 7 जून 1836 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा आपका 7 मार्च 1835 ईस्वी। 7 मार्च 1835 ईस्वी को, यहां पर प्रश्न में गलती हो गई है थोड़ी सी टाइपिंग में। यहां पर वास्तव में 36 नहीं बल्कि 35 होना चाहिए था। ये ऑप्शन बी आपका यहां पर गलत है। वास्तव में ये 1835 है। जी हाँ, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, इस पर आप थोड़ा सा
इसको सही कर लीजिएगा। तो 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख स्वीकृत करवा लिया था। गवर्नर जनरल बेंटिक ने इस लेख को स्वीकार किया और यह आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी को सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाएं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? विकल्प ए है लॉर्ड मैकाले, बी है लॉर्ड ऑकलैंड, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड रिपन। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, लॉर्ड ऑकलैंड को माना जाता है। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के बारे में बात नहीं किया। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया था कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादक लॉर्ड ऑकलैंड को ही माना जाता है। वैसे इसके पहले मैकाले ने इसी सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन सरकारी तौर पर यह नीति ऑकलैंड के समय में ही प्रभावशाली हुई थी, इसलिए इस सिद्धांत का प्रवर्तक भी लॉर्ड ऑकलैंड को ही माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? विकल्प ए है 1854 का चार्ल्स डिस्पैच, बी है हंटर कमीशन, सी है रैले कमीशन और डी है हार्टोग समिट 1929 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए 1854 का चार्ल्स डिस्पैच। इसे हम 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहते हैं और कहीं कहीं चार्ल्स डिस्पैच से भी काम चला लिया जाता है। फिलहाल ये समझिए कि 1854 का ये चार्ल्स वुड डिस्पैच था। शिक्षा के प्रसार का यह दूसरा चरण था और यह लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए बृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। डिस्पैच की जो प्रमुख बातें थी या जो सिफारिशें थी वो ये थी कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करेगी। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना बनाई जाए। कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगी। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना इनका मुख्य मोटो था और इनकी परीक्षाएं भी इसी तरह से संचालित करनी होती थी। तो वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और इस तरह से 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। और इसी के साथ आज हमारे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको
समझ में आए होंगे और आप बेहतर तरीके से इनको हल कर पाने में कामयाब भी हो पा रहे हैं। तो अब हम इसके दूसरे भाग के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन ज़रूर करें। धन्यवाद। दैट्स ऑल।